चिलचिलाती धूप और गर्म रेत के टीले। जी नहीं, ये अंटार्कटिक नहीं है। एक लंबी रेलगाड़ी बहुत तेज रफ्तार से दौड़ रही है। रेल की पटरियां पूरे रेगिस्तान में फैली हैं। किसी पोस्ट एपोक्लिप्टिक मूवी के सीन की तरह नजर आने वाली ये जगह बिल्कुल असली है। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल मिडिल ईस्ट के कुछ सबसे अमीर देशों का एक ग्रुप है। वह इस इलाके के सभी देशों को एक दूसरे के साथ जोड़ने के लिए साथ मिलकर करीब 2000 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन बना रहे हैं। इस प्रोजेक्ट का सबसे खास काम ट्रेन और मालगाड़ी के लिए करीब 1200 किलोमीटर लंबी पटरी बनाना है। यह हिस्सा ओमान की खाड़ी से संयुक्त अरब अमीरात होते हुए फारस की खाड़ी तक जाता है। इस रेल मार्ग को बनाने की लागत करीब 11 अरब डॉलर है, जबकि पूरे प्रोजेक्ट की लागत करीब 100 से 250 अरब डॉलर के बीच है। रेगिस्तान से गुजरने वाली ट्रेन इस इलाके के इकोनॉमिक डेवलपमेंट और पर्यावरण को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है। 2021 के जुलाई अगस्त महीने तक इस रेल मार्ग से 30 मिलियन टन से ज्यादा दानेदार सल्फर ट्रांसपोर्ट किया गया था। अगर वे इतना सारा माल ट्रकों से लेकर जाते तो हवा में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन करीब 80% तक बढ़ जाता। लेकिन यह देखना खास होगा कि ये रेल मार्ग किस तरह बन रहा है। थियोरी की बात करें तो रेगिस्तान में रेलवे लाइन बिछाना काफी आसान काम है। अगर आप कहीं और रेलवे लाइन बिछाते हैं तो आपको कई मुश्किलों का सामना करना होगा। मान लेते हैं कि पटरी के रास्ते में कोई नदी या झील आ जाती है। ऐसा होने पर आपको या तो पुल बनाना होगा या पानी की धारा की दिशा को बदलना होगा। इसके अलावा ये पटरी दलदलों या जंगलों से होकर भी गुजर सकती है। ऐसा होने पर रास्ता साफ करने में काफी पैसा खर्च होता है। अगर किसी रेलवे लाइन के रास्ते में पहाड़ आ जाएं, तो क्या होगा? वैसे काफी सारे एक्सप्लोजिव्स और लैंड वर्क से ये दिक्कत सुलझाई जा सकती है। उसके बाद ट्रेन बनाई गई सुरंग से गुजरेगी, लेकिन इससे पूरे माउंटेन रेंज की स्टेबिलिटी खराब होने का खतरा बना रहता है। कोई बड़ी चट्टान गिर सकती है और सुरंग को बंद कर सकती है। रास्ता साफ करने में भी काफी दिक्कतें आती हैं। लेकिन अगर आप रेगिस्तान में हैं, तो इन सभी दिक्कतों से बचा जा सकता है। यहाँ पर जंगल, नदियाँ और झीलें नहीं होती। अगर कुछ होता है तो एक बड़ा सा बंजर सपाट इलाका। लेकिन यहाँ रेत बहुत होती है और यही सबसे बड़ी दिक्कत है। रेत का दाना क्वार्ट्ज से बना होता है। अपनी प्रॉपर्टीज के हिसाब से यह एक सैंड पेपर की तरह होता है। यह मेटल के हिस्सों को खरोंच सकता है। साथ ही यह ट्रेन के पहियों और अंदरूनी हिस्सों को भी खराब कर सकता है। रेत के अनगिनत छोटे छोटे दाने हवा के साथ कहीं भी घुस सकते हैं। रेत ट्रेन के अंदर जा सकती है और धीरे धीरे इसे खराब कर सकती है, जिससे बार बार ट्रेन की मरम्मत करनी पड़ेगी और इसे चलाने में ज्यादा पैसा खर्च होगा। रेत से रेल और इसके पहिए दोनों खराब हो जाते हैं। रेत से होने वाली दिक्कतों से बचने के लिए दूसरी पटरियों के इंजीनियरों ने टीलों को मिट्टी में बदल दिया था। रेत सख्त होती है और पटरी के जरूरी हिस्से पर एक ठोस टुकड़े में बदल जाती है। साथ ही बिल्डर्स ने पेड़ पौधों की दीवार भी बनाई थी। उन्होंने रेल मार्ग के किनारे पेड़ लगाए। पत्तियां और शाखाएं रेत को रोकती हैं और इसे ट्रेन के अंदर नहीं जाने देती। इस बार रेत की दिक्कत को दूर करने के लिए इंजीनियरों ने रेत फिल्टर करने का एक अनोखा सिस्टम बनाया है। कंस्ट्रक्शन के दौरान गर्मी सबसे बड़ी दिक्कत है। दिन के दौरान तापमान 48 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। यहाँ इतनी गर्मी है कि अगर आप रेत पर अंडा डालते हैं तो वह तुरंत ही फ्राई हो जाएगा। कंस्ट्रक्शन के दौरान लोग धातु और पत्थर की बनाई भारी चीजों के साथ काम करते हैं। साथ ही वेल्डिंग और इलेक्ट्रिक आरी का भी इस्तेमाल करते हैं। इस सब से बहुत ज्यादा गर्मी पैदा होती है, इसलिए ज्यादातर काम रात में किया जाता है। लेकिन रात में भी ठंडक नहीं होती है। रात में तापमान गिरकर 30 डिग्री सेल्सियस तक ही पहुंच पाता है। प्रोजेक्ट के इस खास हिस्से में सिर्फ रेल ही शामिल नहीं है, बल्कि एक 4 लेन की सड़क भी रेगिस्तान से होकर गुजरेगी। एक अनुमान के मुताबिक 2050 तक हर साल करीब 80 लाख मुसाफिर इस रेल मार्ग का इस्तेमाल करेंगे। चलिए अब अमेरिका का रुख करते हैं। सोचिए कि एक कैप्सूल जैसी ट्रेन है जो एक वैक्यूम ट्यूब के अंदर 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। आपके साथ 20 और लोग कैप्सूल के अंदर बैठे हैं। कैप्सूल अंदर से किसी स्पेसशिप की तरह नजर आ रहा है। आप रिक्लाइनिंग पोजीशन में एक सीट पर बैठते हैं और अपनी सीट बेल्ट बांधते हैं। आप न तो सीधे खड़े हो सकते हैं और न ही अपनी सीट छोड़ सकते हैं।
हालांकि इससे आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने में उतना समय लगेगा जितना आपको बाथरूम से लौट कर आने में लगता है। सभी मुसाफिर बैठ जाते हैं। कैप्सूल के दरवाजे बंद हो रहे हैं। 5, 4, 3, 2, 1 और ये हो गया शुरू। इस समय आपकी रफ्तार आवाज की स्पीड से भी तेज है। आप गोली से भी तेज रफ्तार से चल रहे हैं। अगर आप इस ट्रेन को साइड से देखते हैं तो ये आपकी पलक झपकने से पहले ही वहाँ से गुजर जाएगी। खुशकिस्मती से कैप्सूल के अंदर आप इस रफ्तार को महसूस नहीं कर पाएंगे। आपको केवल हल्का दबाव महसूस होगा, ठीक उसी तरह जैसे उस समय होता है जब आप हवाई जहाज से उड़ान भरते हैं। इस समय दुनिया में इस तरह की कोई ट्रेन मौजूद नहीं है, लेकिन इस तकनीक पर काम जारी है। इसे हाइपरलूप कहते हैं। हाइपरलूप ट्रेनें एरोडायनामिक कुशन और वैक्यूम पंप्स की मदद से चलती हैं। सोचिए कि आप हवा में हॉकी खेल रहे हैं। पक आसानी से गेम एरिया में उड़ रहा है। यह मैदान में चारों तरफ बनाए गए छोटे छेदों की वजह से काम करता है। वे सतह पर हवा की एक पतली परत बनाते हैं। पक खुद मैदान को छूता भी नहीं है, यह बस हवा में उड़ता रहता है। यहाँ कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं है। हाइपरलूप भी इसी तरह काम करेगा। एयर जेट पाइप पर नहीं बल्कि कैप्सूल में होते हैं। इस तरह कैप्सूल की दीवारों और पाइप के बीच एक छोटी सी दूरी होती है। इलेक्ट्रिक मोटर की मदद से ट्रेन आगे बढ़ सकती है। फ्रिक्शन फोर्स की दिक्कत हल हो गई है। अगला मुद्दा एयर रेजिस्टेंस है। अगर हवा का घनत्व ज्यादा है तो कोई भी बड़ी चीज तेज रफ्तार से नहीं चल सकती, यानी हवा के घनत्व की वजह से आपकी रफ्तार कम हो जाएगी। उदाहरण के लिए हवाई जहाज एक ऐसी ऊंचाई पर उड़ते हैं जहां हवा जमीन की तुलना में कम घनी होती है, इसलिए हाइपरलूप पाइप के अंदर चलती है। इस रास्ते से कुछ हिस्सों पर खास पंप लगाए जाते हैं जो हवा को बाहर निकालते हैं, लेकिन यह पूरी तरह से नहीं कर सकते क्योंकि इसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी। इसके अलावा कैप्सूल की नाक पर एक खास पंखा लगाया जाएगा। यह आने वाली सारी हवा को कैप्सूल के नीचे ले जाएगा, जिससे एयर कुशन बेहतर तरीके से काम करेगा। वैक्यूम ट्रेन की रफ्तार कुछ हद तक न्यूमैटिक मेल के काम के समान होती है। आपने शायद इसे फिल्मों में देखा होगा। पूरी इमारत में फैले हुए ट्रांसपेरेंट पाइप, पार्सल और लेजर्स तेज रफ्तार के साथ उन पाइपों से गुजरते हैं। इस वैक्यूम ट्रेन में पूरे सिस्टम को रिचार्ज करने के लिए पाइप की छत पर सोलर पैनल लगे होंगे। पहली नजर में यह आइडिया सीधा और सरल सा लगता है, लेकिन इसकी शुरुआत में ही एक छोटी सी दिक्कत पैदा हो गई। एयर कुशन को हमेशा ट्यूब और कैप्सूल के बीच बहुत सटीक दूरी बनाए रखनी होती है, लेकिन लंबी दूरी पर ऐसा करना आसान नहीं है। पाइप में कोई भी दरार, टक्कर या किसी भी तरह का पत्थर पूरे स्ट्रक्चर को क्रैश कर सकता है। एक मामूली भूकंप सब कुछ तबाह कर सकता है। मैग्नेटिक लेविटेशन से इस दिक्कत को सुधारा जा सकता है। फ्रिज से 2 चुंबक लें और उन्हें एक साथ दबाने की कोशिश करें। क्या आपको रेजिस्टेंस महसूस हुआ? इस थियरी के मुताबिक कई शहरों में मैग्लेव ट्रेनें मैग्नेटिक कुशन पर चलती हैं। हालांकि मैग्नेटिक फोर्स वाली भारी ट्रेन को होल्ड करने के लिए आपको चुंबक बहुत ज्यादा एनर्जी से चार्ज करना होगा। उन्हें ठंडा रखना भी जरूरी होता है। यह काफी खर्चीला है, इसलिए मैग्लेव ट्रेन दुनिया में ज्यादा मशहूर नहीं है। अब हम जा रहे हैं कंबोडिया। यहाँ से गुजरने वाली ट्रेन धीमी है और इसमें किसी तरह की आधुनिक तकनीक नहीं है। सिर्फ रोमांच के लिए इसकी सवारी की जा सकती है। लोग बांस का इस्तेमाल करके एक चौड़ा डेक बनाते हैं और इसे पहियों वाले एक चौकोर फ्रेम पर रख देते हैं। आप ऐसी हाथ से बनी ट्रेन में पुराने रेलवे पर कंबोडिया के जंगलों से गुजरते हैं। यह सफर ऐसा है जैसे आप माइनिंग टनल्स में ट्रॉली पर सफर करते हो। सबसे अच्छी बात यह है कि आप अपनी खुद की एक छोटी ट्रेन कार बना सकते हैं। किसी मोटरसाइकिल या नाव की मोटर का इस्तेमाल करें। आप ओर्स का इस्तेमाल करके इसकी रफ्तार भी बढ़ा सकते हैं। यहाँ के लोग ऐसी कारें 4 दिन में बना सकते हैं। इनसे आप करीब 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ अगले स्टेशन पर पहुंच सकते हैं। जंगल और चिलचिलाती धूप के बाद राहत लेने के लिए बर्फीले स्विट्जरलैंड की तरफ चलते हैं। आप ग्लेशियर एक्सप्रेस पर चढ़ते हैं। यह दुनिया के सबसे खूबसूरत रेलवे मार्गों में से एक से होकर गुजरती है। इसके डिब्बों की पेनोरामिक खिड़कियों से आप एक असली विंटर फेयरी टेल देख सकते हैं। सफेद घास के मैदान, पहाड़ियाँ, बर्फ से ढके गांव और जमी हुई झीलें। ओहो, बेहतर होगा कि आप खुद को संभाल लें। हाई स्पीड और आम ट्रेनों में कई वजहों से सीट बेल्ट नहीं होती हैं। सबसे पहले तो लोग इनका इस्तेमाल ही नहीं करेंगे और दूसरा ये कि कोई इसकी निगरानी नहीं कर सकता।
हवाई जहाज में टर्बुलेंस के दौरान हमें महफूज रखने के लिए बेल्ट्स होती हैं। इमरजेंसी ब्रेकिंग या किसी और हादसे से हमें बचाने के लिए कारों में भी बेल्ट्स होती हैं। लोग ट्रेन का टिकट आराम से सफर करने के लिए खरीदते हैं। वे उठ सकते हैं, रेस्तरां में जा सकते हैं, जगह बदल सकते हैं। इसलिए ट्रेन में सफर करने वाले लोगों को उन्हें बंधन महसूस कराने वाली बेल्ट पसंद नहीं आएगी। इसकी एक और प्रैक्टिकल वजह है सिक्योरिटी। ट्रेन में सीट बेल्ट के मुद्दे पर कई सालों से बात की जा रही है। सभी एक्सपर्ट्स इस बात से सहमत हैं कि ट्रेन में बेल्ट जरूरी नहीं है। सोचिए कि एक ट्रेन है जो क्रैश टेस्ट डमी से भरी हुई है। वहाँ देखिए, वो मैं बैठा हूँ। उनमें से कुछ अपनी सीट्स पर सीट बेल्ट लगाकर बैठे हैं, बाकी पुतले खड़े हैं या केबिन में चारों ओर घूम रहे हैं। ट्रेन क्रैश हो जाती है। वो डमी जिन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगाई है उड़ते हैं और बैठे हुए मुसाफिरों से जाकर टकराते हैं। ऐसा होने पर ज्यादा लोगों को गंभीर चोटें लगती हैं। अब सोचिए कि 2 हाई स्पीड ट्रेन पटरी से उतरने वाली हैं। उनमें से एक में डमी ने सीट बेल्ट बांधी हुई है और दूसरी ट्रेन में डमी फ्री होकर बैठी हैं। पहली ट्रेन में डमी को बेल्ट से ज्यादा नुकसान होता है और ऐसा इसलिए है क्योंकि ट्रेन हादसे में असली खतरा केबिन में बाहरी चीजों से आने से होता है। ट्रेन साइड की तरफ गिर जाती है। इस समय एक लॉग या लोहे का एक टुकड़ा खिड़की से अंदर जाता है और एक डमी को दूर धकेल देता है। लेकिन अगर डमी सीट पर बंधी है तो खिड़की से उड़ने वाला लॉग उसे कुचल देगा। मोटरसाइकिल, कार, बड़ा ट्रक और यहाँ तक कि हवाई जहाज, इन सभी में रबर के टायर होते हैं, लेकिन ट्रेनों में लोहे के पहिए होते हैं और इसकी बड़ी वजह रेल मार्ग है। माल या पैसेंजर ट्रेन किसी लंबी भारी मशीन जैसी होती है। यह सड़क का इस्तेमाल नहीं कर पाएगी क्योंकि रास्ते में बहुत ज्यादा मोड़ होते हैं। इसलिए ट्रेन को एक गाइडेड पाथ यानी पहले से तय किए गए रास्ते की जरूरत होती है। किसी सड़क को रेल मार्ग की तरह बनाया जा सकता है जिसमें तेज मोड़ न हो, लेकिन इस मामले में इसे लोहे से बदलना ज्यादा फायदेमंद होता है। रेल मार्ग किसी भी सड़क से ज्यादा भरोसेमंद होते हैं। उन्हें बनाना बहुत आसान होता है और वे जल्दी जल्दी खराब नहीं होते हैं। ट्रेन को आराम और हिफाजत के साथ चलाने के लिए इंजीनियर्स ने धातु के पहियों की खोज की। स्टील के पहिए ज्यादा ताकतवर होते हैं। स्टील कोटिंग पर आम रबर के टायर जल्दी फेल हो जाते हैं और सबसे जरूरी बात, स्टील के पहियों और रेलवे पटरियों के बीच बहुत कम फ्रिक्शन फोर्स होता है। इससे आप कम से कम एनर्जी कंजम्पशन के साथ भारी लोड ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। पहियों और रेल की पटरियों की शेप कोनिकल होती है जो ट्रेन को कर्वेचर के साथ गाइड करती है। इस आकार की वजह से ट्रेन बिना पटरी से उतरे मुड़ सकती है। 2001 से 2010 के बीच न्यूयॉर्क शहर के अधिकारियों ने पुरानी ट्रेनों को बंद नहीं किया। उन्होंने लगभग 2500 बोगियों को कबाड़ से अलग कर दिया। फिर उन्होंने उन ट्रेनों को जहाजों पर लाद दिया और उन्हें कई राज्यों के समुद्र तटों पर ले गए। आखिरकार रेल की बोगियों को समुद्र तल पर उतार दिया गया। वहां ये बोगियां सैकड़ों हजारों मछलियों और बाकी समुद्री जानवरों का घर बन गईं। अब ये बोगियां आर्टिफिशियल चट्टानों में बदल गई हैं। इनमें शैल, मूंगे, समुद्री स्पॉन्ज, पर्च, मैकरल और अन्य मछलियां रहती हैं। कई गोताखोरों और समुद्री फोटोग्राफर्स ने समुद्री कछुओं और यहाँ तक कि डॉल्फिन्स को इन ट्रेन्स में तैरते हुए देखा है। इस तरह उन्होंने न केवल मछलियों को एक नया घर दिया, बल्कि ट्रेनों के निपटान में खर्च होने वाले लगभग $30 मिलियन भी बचा लिए। अब कोई भी ट्रांसपोर्ट सड़क के साथ ऊपर या नीचे से जा सकता है। किसी भी पहाड़ी से गुजरने के लिए ट्रेन को एक पहाड़ के अंदर सुरंग बनाने या उसे तोड़ने फोड़ने की जरूरत होती है। चिकने स्टील के पहियों और रेल की पटरियों के बीच कम फ्रिक्शन फोर्स की वजह से ट्रेनें चढ़ाई पर नहीं चढ़ सकती। रबर टायर और डामर की पकड़ ज्यादा मजबूत होती है, लेकिन ट्रेन भारी होती है और इसके पहिए रेल के एक छोटे से हिस्से को कवर करते हैं। इसकी पकड़ भी मजबूत होती है, जिसकी बदौलत ट्रेन तेज रफ्तार पकड़ सकती है। लेकिन जैसे ही ट्रेन पहाड़ी पर चढ़ती है, उसके वजन का डिस्ट्रीब्यूशन तुरंत बदल जाता है। फ्रिक्शन फोर्स कमजोर हो जाता है और पहिए फिसलने लगते हैं। हालांकि ट्रेन को ऊंचाई पर चढ़ाने का एक तरीका मौजूद है, लेकिन यह तरीका खतरनाक है। आप ट्रेन का मास बढ़ाते हैं और इसे एक सीधी लाइन में एक्सेलरेट करते हैं। यह एक्सेलरेशन फोर्स किसी छोटी पहाड़ी पर चढ़ने के लिए काफी हो सकता है। इसका एक और सुरक्षित तरीका भी है कि पटरियों और पहियों में खांचे बना देना। आउच! फिर ट्रेन गियर की तरह पटरी पर लॉक हो जाएगी।
दुनिया में सबसे अच्छे और सबसे खूबसूरत रेल मार्गों में से एक स्विट्जरलैंड में है। ट्रेन हरे भरे खेतों, ऊंचे पहाड़ों और नीली झीलों से होकर गुजरती है। भूतहा ट्रेन्स असली हैं और आप उनकी सवारी कर सकते हैं। हम इंग्लैंड में स्नैथ के एक छोटे से शहर में रेलवे स्टेशन पर हैं। यहाँ कोई पार्किंग लॉट या टिकट ऑफिस नहीं है। स्टेशन सुनसान नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ एक ट्रेन आती है। आप जैसे ही ट्रेन की बोगी के अंदर कदम रखते हैं, आपको एहसास होता है कि आप इस भूतहा ट्रेन के इकलौते मुसाफिर हैं। हालांकि इसमें कोई जादू नहीं है। यूनाइटेड किंगडम के आसपास कुछ खाली ट्रेनें चलती हैं। वे छोड़ दिए गए रेलवे स्टेशन से गुजरती है। अधिकारी इन ट्रेन को इसलिए चलाते हैं क्योंकि यह देश के लिए इकोनॉमिकली फायदेमंद है। भूतहा ट्रेन रूट्स को बंद करने के लिए उन्हें बहुत सारे ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर से गुजरना होगा और टैक्स पेयर्स का पैसा खर्च करना होगा। इसलिए ऐसी ट्रेन्स पूरे देश में घूमती रहती हैं और किसी को परेशान नहीं करती हैं। स्वीडन के स्टॉकहोम में एक अनोखा रेलवे कॉम्प्लेक्स है। स्टॉकहोम सेंट्रल स्टेशन से रोजाना करीब 2.5 लाख लोग गुजरते हैं। इंसान जो गर्मी छोड़ते हैं उसे सेंट्रल स्टेशन के वेंटिलेशन सिस्टम में हीट एक्सचेंजर से इकट्ठा किया जाता है। फिर यह एनर्जी गर्म पानी में बदल जाती है। उसके बाद शहर के आसपास की इमारतों के हीटिंग सिस्टम में पानी पंप किया जाता है। यह एनर्जी निकालने का एक इको फ्रेंडली तरीका है जो एनर्जी को निकालने के खर्च को 25% तक कम करने में मदद करता है। और ये सिर्फ काफी सारी गर्म हवाएं नहीं हैं। जापान के पास पूरी दुनिया की वक्त की सबसे पाबंद ट्रेन्स हैं। वे मिनट दर मिनट स्टेशन पर पहुंचती हैं और अगर किसी वजह से ट्रेन लेट हो जाती है तो स्टेशन स्टाफ आपको एक खास टिकट डिले सर्टिफिकेट देता है, जिसे आप अपने काम पर देर से पहुंचने की एक पुख्ता वजह के तौर पर पेश कर सकते हैं। ट्रेन के कंडक्टर, ड्राइवर और स्टेशन के कर्मचारी किसी भी गलती से बचने के लिए फिजिकल जेस्चर, एक खास पॉइंटिंग एंड कॉलिंग सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। मुसाफिर भी काफी डिसिप्लिन्ड होते हैं, जिससे हर स्टेशन पर बोर्डिंग प्रोसेस की स्पीड बढ़ाने में मदद मिलती है। जापान के पास दुनिया की सबसे तेज ट्रेन भी है। मैगलेव ट्रेन 602 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार पकड़ सकती है। यह फॉर्मूला 1 रेसिंग कार से करीब 1.5 गुना तेज है। बाकी ट्रेनों से अलग इसमें पहिए नहीं होते हैं। इस ट्रेन में मैग्नेटिक कुशन का इस्तेमाल किया गया है। मैग्नेटिक फोर्स से भारी वैगन को पकड़ने के लिए इस चुंबक को भारी एनर्जी से चार्ज करना होता है, फिर इसे ठंडा भी करना पड़ता है। इसमें बहुत सारा पैसा खर्च होता है, इसलिए मैगलेव दुनिया में ज्यादा मशहूर नहीं है।